धन्यवाद विकास। मैं अपने डीसीसी प्रेसिडेंट विकास ठाकरे जी की बहुत आभारी हूँ और हमारे कांग्रेस के सभी संगठन के सदस्यों की, जैसे एमएलए वंजारी जी, अभिजीत जी, अग्निहोत्री जी, अतुल भाई और विकास, सभी के आभारी हूँ कि आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों के सामने अपनी बात रखने का मुझे अवसर मिला। बात हमें करनी है महिला सशक्तिकरण बिल जो आया है उस पर, लेकिन बहुत असंवेदनशीलता होगी अगर मैं नागपुर के लोगों को ये ना कहूँ कि हम सब जो बाढ़ आई है और उससे जो नागपुर का नुकसान हुआ है और जो अंबाझरी लेक का पानी जो पहले उसको एक नेचुरल प्रवाह मिलता था और अब एक नाले के सक्रियकरण के कारण शहर के अंदर पानी भर गया और उससे पूरे नागपुर के लोगों का जो नुकसान हुआ है, हम आप सबके साथ हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि यही असंवेदनशीलता जो है इस महिला रिजर्वेशन बिल है जो उसके ऊपर भी हमको दिखती है। मैं नरेंद्र मोदी जी जैसी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा नागपुर से सच में रिश्ता है। मैं यहाँ 2010 से 12 के बीच में मेंटेनेंस कमांड में लॉजिस्टिक्स अधिकारी, मैं डिप्टी सीएलएमओ के रूप में पोस्टेड रही हूँ। यही नागपुर में सुना था, किसी से सुना था कि मैन ऑफ क्वालिटी रिस्पेक्ट विमेंस इक्वालिटी, और मैन ऑफ क्वालिटी रिस्पेक्ट विमेंस इक्वालिटी वाली जो बात है ये कांग्रेस ने निरंतर दिखाई है। सबसे पहली बार राजीव गांधी जी ने 1989 में 64वें संशोधन के रूप में पंचायती राज में इस तरह के 33% आरक्षण का बिल लाया था जो लोकसभा में बहुमत से पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में बड़े बड़े नाम जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राम जेठमलानी जी, ऐसे लोगों ने इसे गिरा दिया था। ये बिल सिर्फ 7 वोटों से गिरा था। उसके बाद 1992 में नरसिम्हा राव जी ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराया था, और जिसके कारण आज देश के पंचायती संस्थाओं में, लोकल बॉडीज में 15 लाख महिलाएं यानी कि 40% आरक्षण के साथ, और उसमें कई राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के साथ में वो आई हैं। ये राजीव गांधी जी की उस दूरदृष्टि का परिणाम था कि इस तरह का महिला सशक्तिकरण हो सका। 2010 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, तब 9 मार्च 2010 को ये बिल बहुमत से राज्यसभा में पास हुआ था, लेकिन फिर वही लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए तो हमारे साथ थी, लेकिन बिल के गिरने में भी उनका कम महत्वपूर्ण भाग नहीं लिया था उन्होंने, तो बिल तब पास नहीं हो सका। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बिल इनएक्टिव है। राज्यसभा में पास हुआ वो बिल आज भी एक्टिव है। 2014 में हमारी सरकार चली गई, लेकिन कांग्रेस का इस बिल को लाने के साथ जो इच्छा शक्ति थी वो बनी रही, और 2016 में महिला दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2016 को सोनिया गांधी जी, जो हमारी तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उन्होंने एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा और उन्होंने ये भी कहा कि आपका मिनिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो वाक्य है वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि महिलाओं को ये 33% आरक्षण नहीं मिलेगा। हम इसे कहते हैं कि आधी आबादी को पूरा हक की बात कर रहे हैं। देखिए महिलाएं कितनी अच्छी हैं कि पूरा हक बोल के सिर्फ 33% आरक्षण ही मांग रही हैं। 2017 में सोनिया गांधी जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी कि आपके पास बहुमत है, कांग्रेस हर हाल सपोर्ट करेगी और आप इस बिल को अगर पास करेंगे तो ये एक बहुत अहम कदम होगा, लेकिन तब भी नहीं हुआ। 2018 में राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा। उन्होंने ये कहा कि पिछले 9 साल हो चुके हैं, 8-9 साल हो चुके हैं, ये बिल पास हुआ था राज्यसभा में, और जब ये पास हुआ था तो तब विपक्ष के लीडर अरुण जेटली जी ने कहा था कि ये एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा था हिस्टोरिक एंड मॉन्यूमेंटस। तो राहुल गांधी जी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपके
घोषणा पत्र में इस बिल को पास कराने की प्रतिबद्धता लिखी गई थी। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम का उनका जो घोषणा पत्र था, उसके पेज नंबर 21 में न केवल इस बिल को पास कराने की बात कही गई थी, और भी महिलाओं से संबंधित बहुत सी योजनाएं थी, जिसमें से आपको मालूम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका 75% के करीब जो बजट है उसके विज्ञापन में खर्च हो गया। बहरहाल राहुल गांधी जी ने तब ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी इस बिल को पास कराइए और ओबीसी आरक्षण के साथ में पास कराइए। कांग्रेस इसी तरह निरंतरता बनाए हुए इस बिल के बारे में हमेशा सरकार से कहती रही, लेकिन बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। वे नैरेटिव्स में खेलते रहे और जब अडानी का मुद्दा आ गया तो उसको भटकाने के लिए कोई और मुद्दा लाए। मणिपुर आके खड़ा हो गया, नूह में हिंसा हो गई, तो भटकाते रहे वो मुद्दे। पर जब उन्होंने देखा कि उनकी पिच बिल्कुल बोथरी हो गई है, उस पिच पे कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो मीडिया ट्रायल चालू किया सितंबर के पहले सप्ताह में और ये कहा कि हम 18 से 22 में 1 नेशन 1 इलेक्शन, कहीं यूसीसी, कहीं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, सारे दांव खेले और मीडिया वही सवाल पूछता रहा। मैं यहाँ पे मुख्य धारा के मीडिया की बात कर रही हूँ जो नोएडा में बैठता है, तो सिर्फ उसी पर बात होती रही और फाइनली उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ा पिटारा खोलेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे महिला आरक्षण बिल लाकर। तो उन्होंने ये बिल लेकर आए, लेकिन इस बिल में भी आप सभी जानते हैं, एक तो सेंसस का, जनगणना का, और दूसरे परिसीमन, इसकी शर्तें लगा दी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बिल को पास करना और पेश करना, दोनों पेश करना और पास करना, ये राजनीतिक रूप से तो सूट करता है, हेडलाइन मिलती है, लेकिन उनकी विचारधारा को इसका लागू होना सूट नहीं करता। मनोवादी विचारधारा को इसका लागू होना सूट नहीं करता। राहुल गांधी जी ने संसद में कहा कि आज से अगर 540, 545 जो भी सीट्स हैं उसी से 33% के साथ शुरुआत कर दीजिए, पर नहीं, ये कहा गया है उस बिल में कि परिसीमन के बाद वाली जनगणना, यानी 2026 में परिसीमन और उसके बाद वाली जनगणना 2031 में, यानी कि ये बिल आज से 10, 12, 15 साल आगे चला गया। 16 अप्रैल 2023 को खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और कहा कि अप टू डेट सेंसस आप ये हमें प्रोवाइड करिए और ओबीसी आरक्षण करिए। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी से 3 सवाल बोले। उन्होंने कहा कि 2011-12 में कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना करा ली है, उसका परिणाम सार्वजनिक होना चाहिए, करिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो 50% आरक्षण की कैप है उसे खत्म कर दीजिए। और तीसरी बात जो उन्होंने बताई हुई है कि हमारा फरवरी 2023 में 85वां अधिवेशन हुआ था, जिसमें हमने जातिगत जनगणना को सपोर्ट किया है और उसको दस्तावेजित किया है अपने रेजोल्यूशन में। और उसके अलावा हमने ये कहा है कि जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं और नॉमेडिक ट्राइब्स हैं, यानी कि बंजारा और घुमंतू जातियां, हम उनको भी, उनकी जनगणना और उनको आरक्षण की भी बात सोचते हैं। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसे ब्लॉक कर दिया। तो बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि हमने ये जातिगत जनगणना करा दी है। इंडिया के सारे घटक दल, 26 दल इस बात पर सहमत है कि आर्थिक सामाजिक रूप से जो तबके पिछड़े हैं उनको निष्पक्ष रूप से मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनको आरक्षण दिया जाए। और कांग्रेस ने प्रॉमिस भी किया है कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये बात, आज का जो मुद्दा है वो पूरा होता है। पर मैं दोबारा एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि जिस समय अमेरिका को आजादी मिली थी उसके 150 साल के बाद वहां की महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले थे, जबकि हमारे देश की महिलाओं को वोटिंग राइट्स आजादी के साथ ही मिले थे। कांग्रेस
कलेक्टिव ओनरशिप में विश्वास करती है और इसीलिए महिलाओं को उनके पूरे हक दिलाने के लिए लगातार अपनी बात रखती रहेगी और जिस भी फोरम पर हो हम ये बात उठाते रहेंगे। मेरी बात यही खत्म होती है। आपके कोई सवाल हो, स्व मोटा कोई सवाल हो, इस मुद्दे पर सवाल हो, बहुत स्वागत है। और जो लोकल मुद्दों के सवाल हैं तो वो बाद में आप विधायक जी सबसे पूछ सकते हैं। आपको एक राजा भर्तृहरि का नीति शतक है, उसमें लिखा है वादे वादे जायते तत्वबोधः। इसका अर्थ होता है चर्चा से ही तो चर्चा होती है। ठीक है, हम नहीं लाए, लेकिन राहुल जी ने फोरम में कहा है, कहते हैं जो अपनी गलती मानता है वो भला इंसान होता है, लेकिन जो उसे सुधारता है वो बड़ा इंसान होता है। हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी बड़े इंसान बने, श्रेय की कोई बात नहीं है। कांग्रेस की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की चलती हुई योजनाओं को कभी बीच से नहीं तोड़ती। हम चाहते हैं कि निरंतरता से ही विकास होता है, लेकिन ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो इतिहास को भी मिटा के दूसरा इतिहास लिखेगी, जो पहले के किए धरे को सत्यानाश करके अपना नाम लिखवाना चाहती है इतिहास में, लेकिन ऐसा संभव नहीं है और इस लोकतांत्रिक देश में कभी संभव नहीं हो सकेगा। हाँ, मैं जहां तक समझती हूँ कि बहुत क्लियर बोला है कांग्रेस का जो भी वक्तव्य है, बहुत स्पष्ट बोला है। अगर हम सामने वाले से ये कह रहे हैं कि आज से लागू करिए, तो ये हम पर उतनी पूरी तरह ही लागू होता है। पार्टी का अधिकृत वक्तव्य आएगा, लेकिन आप उसकी चिंता नहीं करिए। अगर हमने संसद में ये बात बोली है तो हम डेफिनेटली इसको लागू करेंगे। जैसे एक मेरे दिल के करीब का मुद्दा है जिसके बारे में कांग्रेस ने बोला है, लेकिन शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो अग्निपथ स्कीम जो है वो बंद कर दी जाएगी। बोला है ये कांग्रेस ने, तो उसी तरह से हमने अगर संसद में बोला है तो आप निश्चित रहें ऐसा होगा। आईडी तब आप लेंगे तो लेकिन जब नहीं है तो अभी इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में आप 30% सीट देंगे तो नहीं होंगे। आप खबरें देखिए, हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में 40% आरक्षण दिया था, तो हम करके दिखाते हैं। और अभी कल परसों से जब ये सुगबुगाहट हो रही थी तो ये मेरे देखने में आया है कि कांग्रेस ने कहा है कि हम अपने विधानसभा के चुनाव में भी बढ़ा सकते हैं। और एक बात बताना चाहती हूँ, 85वें अधिवेशन में कांग्रेस के रेजोल्यूशन में बहुत साफ लिखा है कि 50% हिस्से में दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं, इनको बढ़ाकर 50% में इनको कोटा दिया जाएगा। रेजोल्यूशन की अगर बात आती है तो बहुत सारे रेजोल्यूशन आई है, इसमें बहुत सारे मेजर लागू नहीं हो रहे। आप एक बात बताइए, मैं तो अभी का बता रही हूँ, लेटेस्ट जो है उसमें हमने दस्तावेजित किया है। ऐसा तो हुआ नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं हुआ। मैं लोकल तो नहीं जानती, लेकिन एक व्यक्ति एक पद तो रहा है। Now, what do you feel about how the central government is dealing with the Indian-Canada relationship, the thing which is going on? पहली बार देश के इतिहास में इस तरह से भारत के ऊपर एक आरोप लगाया गया है, और मैं समझती हूँ कि कंसेंसस से ही वहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि 5 कंट्रीज अलग अलग अपना वक्तव्य दे चुके हैं, ये आप जानते हैं। तो अब ये पहली बार हुआ है और इस तरह का भारत को कभी इस तरह के आरोप लगे नहीं थे पहले। तो हम जिस तरह से जो विदेश मंत्रालय के वक्तव्य हैं उसमें आप देखेंगे कि जिस तरह से हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं उस तरह से बात की जा रही है। क्योंकि ये मैटर अभी चल ही रहा है तो इस पे इससे ज्यादा और क्या बोला जाएगा। जिस प्रकार से मोदी जी ने 35% का जो आरक्षण महिलाओं को अभी दिया है तो क्या आप इससे खुश नहीं? आपको लगता है कि आपके मतलब अगर बच्चे होंगे ना, तो अगर आप आज से 10 साल बाद शादी करेंगे तो आज मुझे कार्ड दे देंगे क्या? लोग सबको प्यार करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। तो कुंभामत के लिए एक संगठन है, आप सब भी उसी के हैं, क्योंकि पत्रकारों को जितना स्वतंत्रता, मतलब आप 1975 पे आ जाएंगे तो वहां मत आइए। 47 साल पहले की चीज के लिए 47 साल पहले छोड़ दीजिए उसको। लेकिन मेरा ये कहना है कि जितनी मुखरता कांग्रेस की सरकारों में होती है उसका जो डिफरेंस है वो आप खुद ही जानते हैं, मुझे क्या कहना पड़ेगा। मैडम, महाराष्ट्र में एक मराठी न्यूज चैनल है, उसके ऊपर बंदी लगाई गई थी 2 दिनों की, आपका क्या उसके ऊपर कहना है? लोकल तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम 52 कुड़े जैसे तो नहीं है कि हम आपको ढाबे पर ले जाएं और कुछ खिलाएं वगैरह।
सॉरी। ओबीसी की जनगणना पूरी ऐसे में भी कांग्रेस पक्ष भी काफी इस पर बात उठा रही, तो क्या आपको लगता है कि जनगणना होना चाहिए, परंतु कैसे ओबीसी का मुद्दा लेकर भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, इसमें सक्सेस नहीं हो रहा है। ओबीसी के मुद्दे को नरेंद्र मोदी जी ने बहुत एनकरेज किया, झूठ भी बोले। वैसे तो देवेगौड़ा जी पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन ये भी झूठ बोला गया कि नरेंद्र मोदी जी पहले हैं। और जैसे ही कांग्रेस ने भी ओबीसी के बारे में बात करना शुरू किया, कांग्रेस के साथ ये है कि हम समावेशी लोग हैं, हम सबके बारे में बात करते हैं। हम अगर अल्पसंख्यक के बारे में बात करते हैं तो हम पर आरोप लग जाते हैं, हम ओबीसी के बारे में बात करते हैं हम पर आरोप लग जाते हैं। क्या आरोप लगाने वाले कौन है? क्या वो समावेशी है? वो वर्चस्ववादी लोग हैं, वो चाहते हैं कि ताकत कुछ हाथों में से बच जाए। कांग्रेस की ताकत लोगों के अंदर से आती है। ये ध्यान रखिएगा कि जब कांग्रेस कमजोर होती है ना तो लोग कमजोर होते हैं। बीजेपी की ताकत कॉर्पोरेट के पैसों से आती है, इसलिए बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता जनता रहे या कुछ भी हो उसका, लेकिन कांग्रेस की ताकत तो लोगों से ही आती है। जब लोग कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे तो लोग अपने आप सशक्त हो जाते हैं। बटोरने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का जो खेल है वो खेल रही क्या? आपका सवाल बहुत भोला और मासूम है, इसका और क्या जवाब दूं? सबको मालूम है। Ma'am, you're from MP Madhya Pradesh. How do you feel like what will the performance of Congress in the elections in MP? How will Congress perform? मैं ग्वालियर चंबल संभाग की प्रभारी भी हूँ, मीडिया प्रभारी भी हूँ, और वहाँ तो बहुत अच्छा मतलब मुझे दिख रहा है कि वहाँ 34 में से क्या रहा, मतलब 90% मुझे लगता है कि सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। और वहाँ की जनता जो है वो मतलब आप इमेजिन करिए ना, 2000 योजनाएं कोई लागू कर दे और हर योजना आगे आगे तो बढ़ती जाए, पीछे से गायब होती जाए, लोगों को भी समझ में आता है। मैं नहीं कह सकती, लेकिन उनके बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं और उनको सीट का प्रॉमिस नहीं किया गया है, बिना सीट के प्रॉमिस के। अब प्रधानमंत्री जी से कुछ नहीं हुआ तो हमारा जो एयरफोर्स डे होता है ना 8 अक्टूबर को, तो हमारा दिल्ली में एयर शो होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन भोपाल में करा नहीं, और कहीं दाल नहीं गल रही तो भोपाल में 30 सितंबर को एयर शो हो रहा है। तो इस तरह से सेना का इस कदर बेजा इस्तेमाल आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया था, कभी देश में इतिहास ही नहीं था। सबसे ज्यादा सेना के नाम पे, जबकि कांग्रेस की सरकारों ने 3000 जहाज खरीदे, आप जोड़ लीजिए, और अपने समय के बेहतरीन, और इन्होंने 36 खरीदे और लोगों को झूठ बोला कि हमने सेना को पावरफुल कर दिया। हमारी सेना विश्व में, वायुसेना विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। तो जो दिखते हुए सच को भी झूठ बोल जाए उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कांग्रेस वो माँ है जो रोज नहीं बताती है कि मैंने तुम्हारे आप बिस्तर ठीक कर दिया, कमरे में झाड़ू लगा दी, तुम्हें रोज खाना खिला दिया। भारतीय जनता पार्टी वो है जो सिर्फ चमकाती रहती कि मैंने तुम्हारा ये किया वो किया, वो कहते हैं, असल में कुछ नहीं। आपकी इंडिया गठबंधन की रैली भोपाल में होने वाली थी, वो रद्द हो गई है, वो अब कहाँ होने वाली है? अब वो कांग्रेस डिसाइड करेगी मेरे ख्याल से। तो मैंने सुना था तेलंगाना में, मेरा भी उतना ही नॉलेज है जितना आपका है, होगा तो अच्छा है। मैं अधिकृत रूप से नहीं कह सकूंगी अभी, जब तक पार्टी की तरफ से नहीं।